हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एग्जाम जीएस में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 4 स्टार्ट करेंगे और आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए, और आप लोग से रिक्वेस्ट है जो ये वीडियो उन तक भी पहुंचाइए जिनको पढ़ाई में प्रॉब्लम है, घर से दूर है, कोचिंग से इंस्टीट्यूट फी नहीं है। तो वो मैं चाहता हूँ उन तक भी ये वीडियो पहुँचे जो कि पढ़ाई से वंचित रह पाते हैं, पढ़ाई से वंचित ना रह पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग 102 नंबर 101 तक कल क्वेश्चन हो गया था, आज हम लोग 102 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लैम्पार्ड का संबंध किस खेल से है। तो 102 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लैम्पार्ड का संबंध किस खेल से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लैम्पार्ड जो है इसका संबंध किस खेल से है, इसका है फुटबॉल से संबंध। क्या है, फुटबॉल से संबंध है इसका, इसी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला ट्रैवल क्वीन का पुरस्कार निम्न में से किसे मिला। भारत का पहला ट्रैवल क्वीन का पुरस्कार निम्न में से किसे मिला। ये किसको मिला था भैया, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, पल्लवी दुर्वा को। पल्लवी दुर्वा को क्या मिला था, पहला इंटरनेशनल जो पहला भारत का पहला ट्रैवल क्वीन का पुरस्कार मिला था। इसी को याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, नवीनतम जो पुस्तक आया है म्यूजिक, मस्ती और मॉडर्निटी द सिनेमा ऑफ द नासिर हुसैन के लेखक कौन है। याद रखिएगा, पुस्तक का ऐसा नाम पूछ देता है बीपीएससी, म्यूजिक, मस्ती, मॉडर्निटी द सिनेमा ऑफ द नासिर हुसैन के लेखक कौन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षय मनवानी। अक्षय मनवानी, याद रखिए क्या हो जाएगा, अक्षय मनवानी। अक्षय मनवानी ऑप्शन में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अक्षय मनवानी हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाटा मोटर्स द्वारा किस नाम से नए उपब्रांड का आरंभ किए जाने की घोषणा की गई है। जो टाटा मोटर्स है हमारे देश में, जो टाटा स्टील इंडिया का पहला स्टील कंपनी कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। तो उसी का एक ब्रांच था टाटा मोटर। अब टाटा मोटर के द्वारा क्या क्या, एक नया उप ब्रांड, मतलब ब्रांड टाटा मोटर तो खुद ब्रांड है, इसके अंतर्गत एक ब्रांड लाया गया जिसको बोलते हैं उप ब्रांड। तो टाटा मोटर का उप ब्रांड आरंभ किए जाने की घोषणा की गई है। इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम जो रखा गया, इसका नाम रखा गया है टेमो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, टेमो। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टेमो। टेमो, टेमो थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, इसका है टेमो। टेमो, टॉ में अ का मो का, टेमो। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में दुर्लभ ओपल पत्थर, एक पत्थर मिला है जिसको दुधिया पत्थर बोलते हैं। ये कहाँ पर पाया गया है, ये दुधिया पत्थर जो पाया गया है कहाँ से मिला है, ये भारत से मिला है। इसी को याद रखिए, ऑप्शन में दिया रहेगा कहाँ से मिला है, ये दुधिया पत्थर भारत से मिला है। तो इसको या तो ओपल पत्थर ही बोल सकता है, ओपल पत्थर भी बोल सकता है, या फिर दुधिया पत्थर भी इसी को बोलते हैं, या ऑप्शन में रहेगा दुधिया पत्थर। तो ये कहाँ से मिला है, ये मिला है भारत से। अगला 107 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोम सिंह विथ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। रोम सिंह बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है भैया, एग्जाम में आप लोग को हो सकता है 100%, ये 100% तो नहीं लेकिन चांस है पूछने का। क्या है, रोम सिंह विथ लाइफ। रोम सिंह विथ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा देवानंद। क्या हो जाएगा, देवानंद। इसका आंसर हो जाएगा देवानंद। तो रोम सिंह विथ लाइफ पुस्तक सितंबर 2000 सितंबर 2007 में लॉन्च किया गया, लेकिन ये न्यूज में काफी था, बहुत हाल फिलहाल में भी न्यूज में था, एग्जाम में आप लोग से पूछ देगा। तो सितंबर 2007 में इसको जारी किया गया था। इस पुस्तक में पहली बार क्या बोला गया, बॉलीवुड के जो सदाबहार अभिनेता जिसको बोलते हैं कौन, देवानंद,
देवानंद के असाधारण जीवन की पूरी कहानी का वर्णन किया गया है। इसमें युवा अभिनेता देवानंद 1930 ईस्वी की जो गुरदासपुर और लाहौर की कहानी, 1940 ईस्वी की बम्बई से उनके संघर्ष की कहानी, सुरैया के पास उसके रोमांस की चर्चा, सह अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से उनका विवाह और कई प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। तो इस चीज को याद रखिए, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन से गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका तो आप लोगों को पता भी होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुई थी, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी भाग लिए थे। सिर्फ भीमराव अंबेडकर की अगर बात किया जाए, तो इन्होंने ही बस तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तीनों में भाग लिया था। तो ये भी कभी कोई पूछ देता तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था। एक हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, पहला हुआ था फर्स्ट हुआ था 1930 ईस्वी में, सेकेंड हुआ था 1931 ईस्वी में और थर्ड हुआ था 1932 ईस्वी में। तो ये जो सेकेंड वाला था ना, सेकेंड वाला में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था। इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में आप लोग से क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इजी है, आप लोग बता भी सकते हैं। तो ये है देहरादून में। कहाँ पे है, देहरादून में। सर्वेक्षण मतलब क्या होता है, जो आर्कोलॉजिकल होता है ना, जो कहाँ से क्या खोद करके निकालना है, कहाँ से क्या सर्वेक्षण करना है, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देहरादून। अगर देहरादून का पूछा, देहरादून कहाँ कौन सा राज्य में है, ये उत्तराखंड में है। अगला है लीला कला एकेडमी किसके संबंध के लिए समर्पित है। ललित कला एकेडमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है। 110 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो 110 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन में इसका दे भी रखा है, ए ललित कला के रूप में। इसमें समझिए थोड़ा सा, ललित कला एकेडमी या नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स, इसी का नाम क्या कर दिया गया है, ललित कला एकेडमी का नाम क्या कर दिया गया है, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स। तो नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स भारत की राष्ट्रीय उत्कृष्ट कला एकेडमी है, जो चित्रकला, मूर्तिकला, लेखा चित्रकला को प्रोत्साहित करती है। यह देश और विदेश दोनों में भारतीय कला का प्रचार प्रसार करने के लिए इसको बनाया गया था। इसका स्थापना कब किया गया था, भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका स्थापना किया गया था 1954 ईस्वी में। तो 1954 ईस्वी में इसका भारत सरकार द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली, इसी को याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये न्यू दिल्ली है। 111 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता। मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता, तो मतलब कब अप्लीकेबल नहीं होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है। जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है ना, तब मांग वक्र जो है ये अप्लीकेबल नहीं होता है। किसी मांग समझिए थोड़ा सा, मांग वक्र ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो ये क्या बोलता है, किसी वस्तु की कीमत और दी गई कीमत पर उपभोक्ता द्वारा वस्तु की खरीदने की इच्छा और समर्थता के मध्य के संबंधों का वर्णन करता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा मांग वक्र किसका वर्णन करता है, तो मांग वक्र मतलब वस्तु और इसके वस्तु का प्रोपोर्शनल होता है, जो आदमी में उसको खरीदने की समर्थता कितना है और उसको खरीदने की इच्छा क्या आदमियों के बीच में है। तो वस्तु की कीमत में वृद्धि से इसमें क्या होता है, इसमें कम होता है, संकुचन होता है। जब कभी कीमत में कमी के विस्तार की स्थिति उत्पन्न होगी, तो मांग कमी या वृद्धि केवल तभी उत्पन्न होती है जब वस्तु की कीमत के अलावा मांग के अन्य निर्धारकों में परिवर्तन हो।
इस प्रकार जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग वक्र में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग से पूछ देगा। एक बार इसको फिर से समझिए। मांग वक्र ग्राफ किसी वस्तु की कीमत और दी गई कीमत पर उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु को खरीदने की इच्छा और समर्थता के मध्य संबंधों का वर्णन करता है। तो इतना याद रखिएगा आप लोग को, इतना एग्जाम में आप लोग से पूछ देगा तो आप लोग याद रखिएगा। 112 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, आइए 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किस राज्य में भूमिगत पानी की कमी की जांच करने हेतु पानी बचाओ पैसे कमाओ योजना शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा। ये कौन सा राज्य है, ये पंजाब सरकार के द्वारा क्या लाया गया था, पानी बचाओ पैसे कमाओ। याद रखिएगा कौन है भैया, ये पंजाब सरकार के द्वारा पानी बचाओ पैसे कमाओ जैसा अभियान लेकर आया गया था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। 113 नंबर, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये ऑप्शन नंबर ए हरिसेन के द्वारा बनाया गया था। इसको समझिए थोड़ा सा। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिसको या फिर क्या बोलते हैं, इलाहाबाद प्रशस्ति बोलते हैं, गुप्त साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख साक्ष्यों में से एक है। समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि थे कौन, समुद्रगुप्त के, याद रखिएगा समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि थे कौन, हरिसेन। तो हरिसेन के द्वारा बनवाया गया था। तो यह अभिलेख समुद्रगुप्त के शासनकाल और युद्ध में उनकी विजयों को वर्णित करता है। इस चीज को याद रखिएगा। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपने त्यागपत्र किससे संबंधित, किसे देंगे, किसको देंगे ये भैया, ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। इस चीज को याद रखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके दरबार में शामिल थे। इसका हो जाएगा, टोडरमल किसके दरबार में थे, ये अकबर के दरबार में थे। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। टोडरमल एक राजपूत थे जो बाल्यकाल में ही शेरशाह के दरबार में आए थे, और अकबर के जब शेरशाह के द्वारा, शेरशाह दूसरी बार हुमायूं के द्वारा शेरशाह का पतन होता है, तो टोडरमल को अकबर के दरबार में भी जो नवरत्न थे वो नवरत्न में भी जगह मिलता है। और अकबर ने 1575 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में क्या करते हैं, मुशर्रिफ ए दीवान बनाया, और इसका हेड किसको बना दिया, इसका हेड बना दिया टोडरमल को। अगला क्वेश्चन आते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो 116 नंबर क्वेश्चन क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का अस्तित्व। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो विभिन्न स्तर पर एक ऐसी आर्थिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बाजार और आर्थिक योजना, सार्वजनिक स्वामित्व और निजी स्वामित्व या मुक्त बाजारों और आर्थिक मध्यस्थता का एक मिश्रण होता है। सभी आधुनिक अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है आज के डेट में। जितना भी जो चाहे आप, पहले तो यूएसए भी बोलता था हम क्या हैं, कैपिटलिस्ट है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे भी मिश्रित होते जा रहा है। जितना भी जो मॉडर्न इकोनॉमी है ना, कोई भी कंट्री अडॉप्ट करता है वहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था ही होता है, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का भागीदारी होता है। 117 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश में पृथक किया है। किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश में पृथक किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुम्पीटर के द्वारा सर्वजनात्मक विनाश की अवधारणा के अंतर्गत निवेश के दो प्रकारों के मध्य अंतर स्पष्ट किया है। जिन्होंने क्या बोला है, प्रेरित और स्वायत्त निवेश की संज्ञा दी है दोनों को, और मांग और पूर्ति के मध्य जो एक विसंगति परिणाम स्वरूप प्रेरित निवेश की उत्पत्ति होती है। और उद्यमों जो कि व्यापारी होती है उसके द्वारा क्या बोला गया, उद्यमों द्वारा निर्मित संसाधन और तकनीक से स्वायत्त निवेश की उत्पत्ति होती है। उन्होंने और क्या बोला, सेविंग अप, मतलब जो हम लोग सेविंग बचा के रखते हैं,
सेविंग अप की अवधारणा भी प्रस्तुत की थी, जो कि नव श्रेणीवाद मतलब अभी के मॉडर्नवाद की वृद्धि मॉडल में दी गई थी। बचत की अवधारणा से बिल्कुल भिन्न थी। सेविंग अप उत्पादन के भाग का निर्माण करता है, जो कि निवेश और उपभोग से नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 118 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? अब भारत की प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना अगर आप लोग देखें तो कहाँ हुआ था? ये बी, नीलगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? नीलगिरी में। तो 1986 में 1986 ईस्वी में स्थापित नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व भारत का प्रथम जैव मंडल रिजर्व है। यह जैव मंडल रिजर्व कहाँ पे है? दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों और नीलगिरी की पहाड़ों की श्रृंखला में स्थित है। यह जैव मंडल कौन कौन राज्य में है भैया? नाम भी पूछ देगा, कभी कभी नाम पूछ देता है। तो ये है तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और राज्यों में फैला हुआ है। इसी को याद है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में मुख्य रूप से ये फैला हुआ है। 1986 में इसका स्थापना इसको दिया गया था। अगला 119 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1920 ईस्वी में। मतलब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस में हुई शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 10 जनवरी 1920 ईस्वी को याद रखिएगा कब किया गया था? 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्रसंघ की स्थापना किया गया था। यह विश्व में शांति की स्थापना के मूल सिद्धांत पर बनाया गया था और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी यही था। तो राष्ट्रसंघ ने 26 वर्षों तक कार्य किया और 20 अप्रैल 1926 ईस्वी को याद रखिएगा दोस्तों, 20 अप्रैल 1926 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका स्थापना ग्रहण कर लिया। मतलब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी जगह ले ली। अगला क्या है, 121 नंबर क्वेश्चन, 120 नंबर क्वेश्चन, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो ब्लैक होल त्रासदी की अगर हम लोग बात करें, ये कहाँ घटी थी? ये कलकत्ता में घटी थी। कहाँ घटी थी? आप लोग को पता भी होगा, अभी हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। अगर ब्लैक होल त्रासदी कलकत्ता में घटित हुई थी। यह पुराने जो फोर्ट विलियम किले में बनी एक छोटी सी काल कोठरी थी। 20 जून इसका अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 जून 1756 ईस्वी को इस किले पे कब्जा करने के बाद बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला और उनके सैनिक ब्रिटिश कैदियों को इस काल कोठरी में क्या कर देता है? बंद कर दिए थे। इसमें अत्यधिक गर्मी, दम घुटने और कुचलने से 123 बंदियों की मृत्यु हो गई थी। इस चीज को याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को बनता है। 121 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? तो ये 1961 में 1961 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो 29 अप्रैल 1961 को स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर को पूर्व में विश्व वन जीव कोष के नाम से जाना जाता था और यह जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरण पर पड़ने वाले मानव के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए कार्य करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संरक्षणकारी संगठन है। अगर इसका मुख्यालय देखेंगे तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है वार्ड में। और वार्ड कहाँ पे है? वार्ड है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 123 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो 122 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 324 में निर्वाचन आयोग की बात किया गया है।
अगला क्या है, डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डॉक्टर पी रामाराव का बात अगर हम लोग करें तो पी रामाराव जो संबंधित है किससे है? ये रक्षा क्षेत्र से है। किससे है? रक्षा से, डिफेंस से रिलेटेड है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो डीआरडीओ है ना, डीआरडीओ के कार्यों की समीक्षा करने के लिए डॉक्टर पी रामाराव की अध्यक्षता में स्वतंत्र समीक्षा समिति की स्थापना की गई थी। भारत सरकार द्वारा समिति की निम्न सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था। कुछ सिफारिशें ऐसी थी जो डीआरडीओ और सेवाओं के मध्य संरचनात्मक पारिश्रमिक क्रिया के लिए नोडल अधिकारी का नामांकन होगा। दूसरा, वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए एकीकृत वित्तीय सलाह योजना इत्यादि इसमें दिया गया था, इसी को याद रखिएगा। अगला 124 नंबर क्वेश्चन क्या है, किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? किमोनो किस एशियाई परिधान शैली है? पहनने का ड्रेसिंग शैली किसका है? ये है भैया जापान का। ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जापान। किमोनो जापान का एक परंपरागत वस्त्र है, कपड़ा है। यह पूर्ण लंबाई वाला एक विशेष परिधान है जिसमें प्रायः महत्वपूर्ण उत्सव या कोई पर्व त्योहार होता है उसमें महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। तो पूछे किमोनो कहाँ की है? ये है जापान की। अगला 125 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा। थोड़ा सा इसको जान लीजिए। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया था। यह सामूहिक रूप से एलोरा की गुफाएं के रूप में प्रसिद्ध 34 मंदिरों और मठों में से एक है। यह विशाल एकल चट्टान को काट कर उस पर उत्कीर्ण एक बहुत अच्छा गुफा बनाया गया था। याद रखिए किसके द्वारा बनाया गया था भैया? ये बनाया गया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा। कब बनाया गया था? टाइम भी पूछ सकता है। तो 8वीं शताब्दी में। कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 8वीं शताब्दी में। अगला 126 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? मतलब प्रत्येक साइड में बोल रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 15 खिलाड़ी होते हैं एक साइड में। 127 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? 127 का आंसर क्या हो जाएगा? 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी जो है ये हिमालय के पार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कौन सी नदी? सिंधु नदी जो है जो हिमालय के पार से निकलती है, इस चीज को याद रखिएगा। तो हिमालय के पार बहने वाली नदियों का उद्गम महान हिमालय के दूरवर्ती स्थान से हुआ है। हिमालय के पार बहने वाली नदियों में कौन कौन है? जैसे इसको और कौन कौन नदी है? जैसे सिंधु हो गया, सतलज भी है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र भी, ब्रह्मपुत्र नदियां शामिल है। हिमालय के पार बहने वाली सिंधु नदी तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। यह दक्षिण पूर्वी लद्दाख के निकट अपनी सहायक नदी गुरतांग के साथ संगम स्थल से 4200 मीटर की ऊंचाई से हिमालय क्षेत्रों में प्रवेश करती है। इतना आप लोगों को नहीं पूछेगा, तो इतना याद रखिएगा। 128 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 22 अप्रैल। अगर प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता का कार्यक्रम और प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है। पहला पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। पहला फर्स्ट पृथ्वी अर्थ डे कब मनाया गया था? 1970 ईस्वी को बनाया गया था, इसी को याद रखिएगा। वैश्विक स्तर पर अर्थ डे नेटवर्क द्वारा समन्वित यह दिवस वर्तमान में कितने देशों के द्वारा मनाया जाता है? वर्ल्ड में 192 कंट्री के द्वारा इसको मनाया जाता है, इसी को याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आप लोग को। अगला क्या है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? इसका जलाशय क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्लेशियर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ग्लेशियर।
अच्छा 129 छोड़ दिए ना, 129। रेंड किस देश की मुद्रा है? 129 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेंड किस देश की मुद्रा है? ये क्या हो जाएगा? नामीबिया की। नामीबिया कौन सी कंट्री है? ये अफ्रीकन कंट्री है, तो रेंड यहीं की मुद्रा है। वो अगला पूछ रहा है मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा जलाशय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ग्लेशियर। कौन सा? ग्लेशियर। अगला क्या है? 131 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? तो आप लोगों को पता भी होगा ये किस में है। यज्ञ सूत्र की बात किसमें किया गया है? तो यज्ञ सूत्र की बात किया गया है यजुर्वेद में। किसमें किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 132 नंबर क्वेश्चन बोला गया गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? 132 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 132 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, कुषाण काल में। कब 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 हुआ था? ये हुआ था कुषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कुषाण वंश का संस्थापक कौन थे? कुजुल कुजुल कडफिसेस कुजुल कडफिसेस करके थे। कौन थे? मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में ये हो रहा है, इसको मैं लिख ही देता हूँ। क्या था इसका? कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस, याद रखिएगा। कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी अगर राजा कौन था? कनिष्क था, जो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और कला की गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में ही होता है। अगला क्या है? 133 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो 133 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 133 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। तो सरकार का अध्यक्षात्मक रूप कहाँ का है? ये यूएसए में है, लेकिन हमारे यहाँ है? हमारे यहाँ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 133 नंबर का। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहाँ पे है? यूएसए में। और राष्ट्रपति नाम मात्र का यहाँ कार्यपालिका होता है, तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत की संसद की बात करें तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर बनती है। अगला 134 नंबर क्या है? गीता का फारसी अनुवाद किसने करवाया? गीता का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? गीता का फारसी अनुवाद करवाया था दारा शिकोह द्वारा। किसके द्वारा? दारा शिकोह के द्वारा। अगला क्या है? गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? 135 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग से क्वेश्चन पूछ देगा। तो अल्बुबर्क। कौन थे? अल्बुबर्क। अल्बुबर्क थे। 136 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए सूर्य शक्ति योजना की घोषणा की है? तो सूर्य शक्ति योजना किसके द्वारा किया गया था? कौन से राज्य के द्वारा? तो सूर्य शक्ति योजना के घोषणा किया गया था गुजरात के द्वारा। गुजरात के तत्कालिक मुख्यमंत्री के द्वारा सूर्य शक्ति योजना की घोषणा की गई थी। 137 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार बोला जाता है, इसी को याद रखिएगा। अगर आधुनिक हिंदी साहित्य को हम लोग देखेंगे ना, तो 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो काल था उसको बोलते थे पुनर्जागरण युग, दूसरा बोलते थे द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद युग, और चौथा जो था समकालीन युग, जो 1937 के बाद अभी तक चल रहा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही आधुनिक हिंदी का साहित्य के पितामह भी बुलाया जाता है, इसी को याद रखिएगा। 38 नंबर कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो गलत की बात किया गया, तो गलत इसमें कौन सा है? बी, बेवसाल कोर्ट। एक साइड खेल है का है, खेल का नाम है, एक साइड मैदान का नाम है। तो बेवसाल, एक नंबर व्यायाम, खेल का मैदान का नाम ट्रैक होता है, एक नंबर सही है, एक नंबर ए नंबर सही है। बेसबॉल कोर्ट में खिलाया था, सही है। गोल कोर्ट्स में खिलाया था, सही है। बेसबॉल जो है बेसबॉल कोर्ट में नहीं खिलाया था भाई,
गोल्फ कोर्स में खिलाया जाता है, कुश्ती अखाड़ा में खिलाया जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत बोल रहा है। गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी गलत, बी गलत है। तो अगर देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, जिस मैदान में टेनिस, बैडमिंटन इत्यादि खिलाया जाता है उसको कोर्ट बोलते हैं। बेसबॉल खिलाया जाता है डायमंड में। बेसबॉल किस में खिलाया जाता है? बेसबॉल का मैदान का नाम क्या है? डायमंड। डायमंड इसका मैदान का नाम है, इसी को याद रखिएगा। या इसको डायमंड भी बोलते हैं, एक नाम और था इसका, इसका एक नाम और क्या है? हाँ, इसका एक नाम है प्लेइंग फील्ड। कोई देगा प्लेइंग फील्ड में कौन सा गेम खिलाया जाता है? तो बेसबॉल खिलाया जाता है। आगे आते हैं 138 हो गया, 139 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारत के निम्न संग्रहालयों में से किस स्थान को गलत ढंग से अंकित किया गया है? मतलब बोला गया कौन सा इसमें गलत है। तो 139 का गलत पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग देख लेंगे 139 का गलत कौन सा है। बी नंबर, वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय, ये मुंबई, ये इसमें क्या है? ये गलत है, ये गलत है। 139 का गलत है। वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय कहाँ पे है? मुंबई नहीं है, ये गुजरात में अहमदाबाद, अहमदाबाद में, ठीक है। और राष्ट्रीय खेल संग्रहालय न्यू दिल्ली, ये सही है। सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद, सही है। नेपेरियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम, ये भी सही है। अगला 140 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि के बाद सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा? पहला क्या है? राजस्थान, ठीक है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे, ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है कौन सा है? गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसमें हो जाएगा सिक्किम, इसी को याद रखिएगा। अब यहाँ 141 से लेकर के 150 नंबर क्वेश्चन जो है ये मैथ का क्वेश्चन है। तो बोलिएगा, हम लोग तो इसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, या फिर इसको बताइए, बोलिएगा तो इसको भी हम लोग डिस्कस करके आप लोग को बता देंगे। तो आज का सीरीज में हम लोग आज 150 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा कर लिए हैं। ये हमारा चौथा सीरीज था। अगला सीरीज में हम लोग फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हो सकता है बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हो या फिर मॉडल टेस्ट का अगला टेस्ट हो। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, आप लोग का दिन अच्छा गुजरे, अच्छा से रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। थैंक यू।